शगुन ने जब तीसरी बेटी को जन्म दिया तो घर में कलेश शुरू हो गया। उसकी सास दिन रात उसको ताने देने लगी। बेचारी शगुन एक गरीब घर की लड़की थी। अब तो उसके माँ बाप भी गुजर गए थे, इसीलिए वो चुपचाप अपनी सास के ताने खाती रहती और अपनी बेटियों की देखभाल में लगी रहती। उसका पति मनोहर भी आए दिन 3-3 बेटियां पैदा करने के उसे ताने देता और फिर वो बुरी संगत में फंस गया और दिन रात शराब पीने लगा। एक दिन, अगर एक बेटा आज मेरे पास होता तो मेरे कंधों का सहारा बनता, और ये 3-3 बेटियां मेरे कंधों का बोझ बनकर बैठी हुई हैं। तुम्हें जो कहना है मुझे अकेले में कहा करो, मेरी बेटियों के आगे ऐसी बातें मत करो। उनके मन से तुम्हारे प्रति जितना भी आदर भाव है वो सब खत्म हो जाएगा। मुझे ज्ञान के पाठ मत पढ़ा। कभी कभी तो दिल करता है कि घर छोड़कर चला जाऊं। कैसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहे हो। तुम घर को छोड़कर चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? तभी बीच में मनोहर की माँ भी कूद पड़ती है। तो क्या मेरे बेटे ने तुम चारों का ठेका लिया हुआ है? बेचारा अकेला कितना कमाएगा? 3-3 लड़कियां पैदा कर दी। अरे इनकी शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं। तेरे मायके वाले तो अब कोई है नहीं और जमीन जायदाद सब तेरे चाचा ताऊ हड़प कर खा गए। माँ जी, ऐसा मत कहो। मेरी बेटियां अपनी किस्मत लिखवा कर लाई हैं। एक दूसरे पर इल्जाम देने से अच्छा होगा कि हम लोग मिलजुल कर घर को चलाने के बारे में सोचें। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अगर इतना ही आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा तो संभाल अपना घर, मैं तो चला। और उस दिन मनोहर जो घर से निकला फिर कभी वापस नहीं आया। बहुत ढूंढा लेकिन मनोहर का कहीं कोई पता नहीं चला। तब शगुन ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वहां से मिले हुए पुराने कपड़े वो अपनी बेटियों को पहनाने लगी। उसकी सास ने भी चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे पता था कि अगर शगुन ने उसे घर से निकाल दिया तो उसका क्या होगा। इसीलिए वो भी चुपचाप पड़ी रहती है। और देखते ही देखते वक्त बीतने लगा। किसी तरह शगुन ने अपनी बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। फिर उसे एक बड़े घर में घर का काम करने की नौकरी मिल गई। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो मुझे इतनी अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। अब दर-दर भटकने से अच्छा है कि मैं एक ही जगह काम करूं। बहुत बड़ी हवेली है, बहुत अमीर लोग हैं और घर में ज्यादा लोग भी नहीं हैं, सिर्फ मियाँ बीवी हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं है। माँ, बस थोड़े दिनों की बात है, पढ़ाई पूरे होने दो, फिर मैं तुझे कहीं काम नहीं करने दूंगी। हाँ माँ, किसी दिन मुझे भी लेकर जाना, मैं भी देख कर आऊंगी उन लोगों का घर। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से मनोहर इतने साल बाद वापस आ गया। अपने बेटे को घर आया हुआ देखकर उसकी माँ तो जैसे एकदम खाट से खड़ी हो गई। हाय मेरा बेटा मनोहर, कहाँ चला गया था रे तू? कितने साल तेरा इंतजार किया, तू नहीं था तो मेरी हालत बहुत खराब थी। और मेरा बेटा अब आ गया है, अब वही सारा घर देखेगा। तीनों बेटियां हैरानी में खड़ी हुई थीं। उन्हें याद भी नहीं था कि उनके पिता कैसे दिखते होंगे। क्या हुआ? खाली है दुनिया जहान की ठोकर। और उधर मनोहर घर को देख रहा था। शगुन और बेटियों ने मिलकर घर की हालत काफी अच्छी कर ली थी। ये देखकर मनोहर के मन में लालच आ जाता है। ठोकर नहीं खाई है मैंने। ये मेरा घर है और मैं जब चाहे आऊं और जब चाहे जाऊं। और अगर मुझसे ज्यादा जबान लड़ाई तो मैं तुझे अभी घर से निकाल दूंगा। आप कैसे हमें घर से निकाल सकते हैं? माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे पीछे से यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई, और यह घर मेरा है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। शगुन ने अपनी तीनों बेटियों को चुप कराया और अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर वापस से हर दिन घर में कलेश होने लगा और एक दिन मनोहर ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। तीनों बेटियां रोती रह गईं, लेकिन मनोहर ने शगुन और बेटियों को मिलने नहीं दिया। आखिर में शगुन अपने उस बड़े से घर में चली गई जहाँ वो काम करती थी। माँ बेटी को कोई जुदा नहीं कर सकता, क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? थोड़े दिन शांति से यहीं पर रहो और देखना फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ शगुन बेटी, क्यों परेशान हो रही हो? देखो हमारे पास तो कोई भी नहीं है। तुम कुछ दिन यहाँ आराम से रहो, जब थोड़ा मामला शांत हो जाएगा फिर देखेंगे। सब कुछ यूं अचानक हो गया कि शगुन को समझ में ही नहीं आया कि इतने सालों से वो जो घर को चला रही थी, एकदम से मनोहर कहीं से आया और सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया।
फिर वो भी बड़ी लगन के साथ में दोनों की देखभाल करने लगी। कभी कभी वो अपनी बेटियों से उनके स्कूल और कॉलेज के बाहर मिलने लगी। इसी तरह एक दिन वो अपनी तीनों बेटियों से एक पार्क में मिली। माँ, तेरी बड़ी याद आती है। दादी हर वक्त पिताजी का ही साथ देती हैं। माँ, तू हमें भी अपने साथ लेकर चलना। हम लोगों को वहाँ नहीं रहना। नहीं माँ, हम लोग वहीं रहेंगे। कहीं ऐसा न हो पिताजी वहाँ पर भी आ जाएं और फिर वहाँ पर भी आपके साथ मारपीट हो। हम तो उनकी बेटियां हैं, फिर भी हमारे ऊपर हाथ उठाने से पहले वो 2 बार सोचते हैं। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर वो हाथ उठाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। भगवान पर भरोसा रखो मेरी बेटियों, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तुम लोग बस अपनी पढ़ाई करो और अपनी जिंदगी संवार लो, और एक दिन देख लेना, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ सही हो जाएगा। ये कहकर शगुन रोने लगी और अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। फिर सभी गले मिलकर एक दूसरे को दुलार करने लगे। तभी मनोहर उन्हें देख लेता है और तीनों बेटियों को खींचकर घर ले आता है और शगुन को धमकी देता है कि कभी मेरी बेटियों से मत मिलना। देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। अब तो शगुन की सभी बेटियां जवान हो चुकी थीं और शगुन को उनकी शादी ब्याह की भी चिंता सताने लगी थी। और जिस घर में वो काम करती थी उनके मालिक भी अब गुजर चुके थे। अब वहां पर बस वो मालकिन और शगुन थे। शगुन, बेटी, इन 3 सालों में तूने हमारी बहुत सेवा की है। अगर हमारे सगे बेटा बेटी भी होते तभी वो हमारी इतनी सेवा ना करते। आप गलत कह रही हैं मालकिन। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप न होती तो मेरा क्या होता। मैं कहाँ दर बदर भटक रही होती। आपने मुझे आसरा दिया। आपका ये एहसान तो मैं कभी नहीं उतार सकती। जब से वो गए हैं तब से मेरा मन बड़ा ही अशांत रहने लगा है। न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना मालकिन, क्या कहना है? शगुन, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ घर पर रहो और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? आपका कोई दूर का रिश्तेदार तो होगा ना? दूर पास का कोई रिश्तेदार नहीं है, और सच कहूँ तो जो सेवा करता है मुझे लगता है सब कुछ उसी का होना चाहिए। ऐसा न कहो मालकिन, भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले। धीरे धीरे समय बीता और 1 साल बाद मालकिन की भी मृत्यु हो गई। अब शगुन उस पूरे घर की मालकिन थी। मालिक और मालकिन का जो भी कारोबार था वो सब अब शगुन ने संभाल लिया। और देखते ही देखते एक रात में शगुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रोटी रोटी को मोहताज शगुन आज एक अमीर औरत बन चुकी थी। और उधर एक दिन मनोहर किसी के यहाँ चोरी करके घर आता है। माँ, मुझे बचा ले, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्यों रे मनोहर, क्यों पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे क्या करके आया है तू? तभी मनोहर वो थैली खोलकर दिखाता है जिसमें सोने के कुछ जेवर वो चुरा कर लाया था। तभी पुलिस वहां पर दस्तक देती है और बड़ी बेटी को कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो दरवाजा खोल देती है। पुलिस जाकर मनोहर को चोरी के सामान के साथ पकड़कर ले जाती है। दादी, आज भी तुम कहोगी कि पिताजी बिल्कुल सही है? देखो, वो चोरी करके आए थे। मेरी बेटी, अब मैं क्या बताऊं? सारी जिंदगी मेरे बेटे ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कसम खाकर कहती हूँ, आज जब वो चोरी करके घर आया तो मैं हैरान हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे भी काम करने लगेगा। दादी, आपकी गलती है जो पिताजी इतना बिगड़ गए। उस दिन जब पिताजी घर आए, आपने माँ के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उनकी सालों की मेहनत को भी आपने नहीं देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो शगुन भी पता नहीं वापस आएगी या नहीं। जिस दिन पिताजी ने हमें माँ के साथ पार्क में बातें करते हुए देख लिया और घर आकर हम पर पाबंदियां लगाई, उस दिन के बाद तो हम भी माँ से नहीं मिले। अब पता नहीं माँ भी कैसी होगी। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी शगुन घर का दरवाजा बजाती है। छोटी बेटी जब दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को सामने पाती है तो वो खुश हो जाती है। माँ, तू तो पहचान ही नहीं जा रही है। कितनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है और कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल एक अमीर औरत की तरह। हाँ मेरी बेटियों, आज मैं एक अमीर औरत हूँ, और वो भी अपनी मालकिन की वजह से। उन्हें गुजरे हुए 13 दिन हो गए हैं। आज उनकी 13वीं है और उन्होंने मुझे अपनी सारी जमीन जायदाद दे दी। मैं तो तुम तीनों को लेने आई हूँ। ये सुनकर शगुन की तीनों बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं।
शगुन, तेरा दिल बहुत अच्छा था, इसलिए भगवान ने तुझे इतना कुछ दे दिया। अपनी बेटियों को लेकर जा रही हो और क्या मुझे यहीं छोड़ दोगी? सच कहती हूँ, लेने तो मैं अपनी तीनों बेटियों को ही आई थी, लेकिन अभी जो कुछ भी बेटियों ने बताया उसके बाद मैं आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। आप भी मेरे साथ चलो और वादा करो, आपका बेटा कभी भी वापस आएगा। अब उसे आप कभी भी हम पर जुल्म नहीं करने दोगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ सारी जिंदगी बहुत बुरा किया, अपने बेटे को हमेशा शह दी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर शगुन अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में करती है और बाकी का जीवन वो शांतिमय तरीके से बिताती है। पार्वती का पति पिछले 6 महीने से काम की तलाश में सुदूर देश गया हुआ था। शुरू शुरू में तो वो थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गए। पार्वती अपनी जेठानी सीमा के साथ रहती थी। शुरू में तो सीमा उसका हालचाल पूछ लिया करती थी, लेकिन जब देखा कि उसका पति भी उसे नहीं पूछ रहा, तो उसने भी उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मई का महीना शुरू हो गया था। चिलचिलाती गर्मी में एक दिन सीमा सामान समेत उन्हें टीन के कमरे में भेज देती है। पार्वती अपने दोनों बच्चों के साथ उस टीन के कमरे में रहने लगती है, लेकिन दोपहर में तपती गर्मी में वो टीन आग की तरह शोले उगलती और कमरे में पार्वती अपने बच्चों के साथ तिलमिलाकर रह जाती। माँ, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, क्या मैं ताई से थोड़ा ठंडा पानी लेकर आ जाऊं? माँ, बाबा को चिट्ठी लिखो ना कि वो जल्दी आ जाए। हम लोग इस तरह गर्मी में पागल हो जाएंगे। ताई ने हमें यहाँ इस कमरे में क्यों डाल दिया? अभी पार्वती अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ बोलना ही चाह रही थी कि सीमा वहां आ जाती है और पार्वती से कहती है, सुनो पार्वती, मुझे नहीं पता तुम्हारा पति कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, और तुम्हारा खर्चा उठा उठा कर मैं तो थक चुकी हूँ। तो अब तुम अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। दीदी, अचानक से अब कौन काम देगा? वो जरूर वापस आएंगे, थोड़े दिन की बात है। 6 महीने होने को आए हैं। उन्होंने कहा था 6 महीने बाद वो वापस आ जाएंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा, फिलहाल तो तुम अपने काम वाम के बारे में कुछ सोचो। ताई, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। बिजली का बिल तेरी माँ भरेगी। दीदी, पानी को तो कोई मना नहीं करता, बच्चों का गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दो। बाप छोड़कर जा चुका है और यहाँ पर बच्चों को मस्ती आ रही है, फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। रुको, अभी देती हूँ। छोटी सी बोतल में सीमा तीनों के लिए पानी दे जाती है। इसमें दीदी का भी क्या कसूर है? 6 महीने हो गए, जब उसने ही पलट कर नहीं देखा कि उसका परिवार जिंदा है या मर गया, तो फिर बाहर वाले क्या देखेंगे? कहीं कहीं पर काम धंधा ढूंढती हूँ। गर्मी के मौसम में भी तो अधिकतर लोग घूमने चले जाते हैं, किसी के घर झाड़ू पोछे का भी काम नहीं मिलेगा। हे भगवान, कहाँ छुप कर बैठ गया है? कभी कभी बगैर पुकारे भी आवाज सुन लिया कर। रात को पार्वती अपने बच्चों पर गीले सूती साड़ी को उड़ाकर पंखे से हवा झेल रही थी। बीच बीच में जैसे ही उसे झपकी लगती, बच्चे कुलमुलाने लगते। वो फिर से साड़ी को गीला करती और बच्चों को उड़ाकर हवा करने लग जाती। भयानक गर्मी में पूरी रात इसी तरह अपने बच्चों की देखभाल करती रही। अगले दिन सुबह अपने दोनों बच्चों को घर पर बिठाकर वो काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसकी जानने वाली एक सहेली मिल जाती है। अरे पार्वती, तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं, अगर तेरी आवाज न सुनती। क्या बताओ बहन, बस किस्मत का लिखा झेल रही हूँ। सुन, अगर कहीं कोई काम है तो बता। तुझे काम की क्या जरूरत है? तेरा पति तो बाहर देश गया था, क्या वो तुझे पैसे नहीं भेजता? अगर वो पैसे भेज देता तो क्या मैं तुझे इस हालत में यहाँ रोड पर नजर आती? काम और इस मौसम में? ना ना बहन, मुझे नहीं लगता इस मौसम में तुझे कोई काम मिलेगा। गर्मी देख रही है, सभी अमीर लोग हिल स्टेशन पर निकल जाते हैं। बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, काम तो नहीं मिल सकता। पार्वती को ऐसा लगा जैसे ये बात कहकर उसकी सहेली उससे पल्ला झाड़कर वहां से चलती बनी। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो जगह जगह घूम रही थी। सूरज सर पर अब उबल रहा था। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे 2 बड़े से घड़े रखे हुए हैं, और जब वो पानी निकालने वाले बर्तन को घड़े के अंदर डालती है तो देखती है कि वो खाली है। प्यास से उसका बुरा हाल था। वो वहीं घड़े के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि घर में बच्चे हैं और वो भूख से बिलबिला रहे होंगे। वो घर की तरफ चल देती है। तभी देखती है कि एक सेठ आदमी सड़क किनारे गरीब लोगों को घड़े बांट रहा है। पहले तो पार्वती सोचती है कि नहीं,
ये तो ठीक नहीं होगा। घड़ा तो ले ही लेती हूँ, दीदी से कितना पानी मांग कर पियेंगे, कम से कम इतना ठंडा तो रहेगा कि गले को तरावत मिल जाएगी। वो सेठ के पास जाकर घड़ा ले लेती है और तेज तेज कदमों से चलते हुए घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। वो जल्दी से घड़े को धोकर पानी से भर देती है और फिर अपनी बेटी के सर और हाथ पर पानी की पट्टियां रखने लगती है और अपनी जेठानी को आवाज लगाती है, कौन मर गया जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? 2 घड़ी चैन से सोने भी नहीं देती। दीदी ऐसा मत कहो, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, थोड़ी देर से ठंडी हवा में लिटा लो। ना भाई ना, वायरल फीवर है, मेरे बच्चों को भी हो जाएगा, और जब तक तेरे बच्चों को बुखार है मेरे बच्चों के पास इसको लाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुझे खुद यहाँ पर आने की जरूरत है। दीदी कोई गोली ही दे दो, मैं इसको खाने के लिए दे दूं। सीमा बुखार की गोली लाकर उसे दे देती है और उसके बाद वो अपने घर का दरवाजा खोलती ही नहीं, बल्कि कई बारी दरवाजा बजाती है, लेकिन सीमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शाम होते होते बेटी का बुखार कम हो जाता है तो वो अपने बच्चों को लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती है और पंखे की हवा करने लगती है। माँ, आज तो हवा भी नहीं चल रही, रात कैसे कटेगी? क्या बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बस बेटा 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। पीछे से अपने और अपनी बहन का ख्याल रखना। आज रात हम लोग यहीं आंगन में सो जाएंगे। अगले दिन सुबह निकलते सूरज के साथ ही भयानक गर्मी थी। हवा का नामो निशान तक नहीं था। दम घुटने वाली गर्मी में पार्वती ने थोड़ा बहुत बचे हुए आटे से अपने बच्चों के लिए रोटी बनाई और घर से काम की तलाश में निकल गई। बाहर जाकर उसने देखा कि कुछ लोगों ने मीठे पानी का भंडारा लगा रखा है। पार्वती तुरंत उल्टे पैर वापस आ गई और बड़ा सा डब्बा लेकर अपने बच्चों के लिए शरबत लेने चली गई और लाकर अपने बच्चों को पीने के लिए दिया। कितना ठंडा है माँ, कितना ठंडा है, मजा आ गया। माँ तू भी जल्दी से पी ले, फिर मैं एक डब्बा और ले आता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा हो गया है सब कुछ। पार्वती उस डब्बे में से गिलास भरकर 2 गिलास शरबत पी लेती है। फिर उसका बेटा वापस वो डब्बा लेकर शरबत लेने चला जाता है, लेकिन तब तक शरबत खत्म हो चुका था। घर आकर वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो पार्वती मन ही मन सोचती है, जरूर कोई त्योहार होगा, तभी इस तरह पानी भंडारे के रूप में बट रहा है। मंदिर में भी जरूर होगा, क्या पता वहां खाना भी मिल जाए। मैं खुद जाकर खाना ले लूंगी। नहीं नहीं, बच्चों को नहीं भेजूंगी, क्या सोचेंगे, हमारी माँ भीख में खाना ला रही है। दोनों बच्चे अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ रहे थे कि तभी पार्वती उनसे कहती है, तुम दोनों यहीं बैठो और एक दूसरे के ऊपर हवा करते रहना, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर मंदिर की तरफ जाती है तो देखती है कि वहां पर भंडारा चल रहा था। ठंडा शरबत भी था और हलवा पूरी भी था। वो अपनी साड़ी के पल्ले से पूरा मुंह छुपा लेती है ताकि कोई जानने वाला देख न ले। वो इधर उधर सब जगह देख रही थी। जब उसे लगा कि कोई उसके जानने वाला नहीं है तो उसने अपने मुंह से साड़ी का पल्ला हटाकर सांस ली और लंबी लाइन में लग गई। हे भगवान, मेरा नंबर आने तक खाना खत्म ना हो। तभी एक औरत पीछे से बोलती है, हे भगवान, अभी भी 25 लोग हैं बीच में, मुझे नहीं लगता कि हमारा नंबर आएगा हलवा पूरी खाने का। ऐसा मत कहो बहन, धीरज रखो। चलो जल्दी जल्दी से सीधी लाइन में लग जाओ और जल्दी जल्दी आकर खाना लो, खत्म होने वाला है। भैया खाना तो मिल जाएगा ना? आदमी उस पर एक नजर डालता है और आगे बढ़ जाता है। गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को खड़े खड़े चक्कर आने लगे और अभी लाइन में 10 लोग बाकी थे। वो एक बार लाइन की ओर देखती और एक बारी सूरज की तरफ, और फिर उसकी आंखों के आगे एकदम सफेद हो जाता है। वो धड़ाम से गिर जाती है। सभी लोग उसको साइड में करने में लग जाते हैं। लगता है बेचारी अकेली है, कोई साथ में भी नहीं है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मर तो नहीं गई? देखो तो जरा, सांसें तो चल रही है ना? भैया जरा ठंडा पानी डालो उसके मुंह पर, मुझे लग रहा है कहीं मर ना जाए, देखो तो होठ तक सूख गए इसके। तभी एक आदमी वहां से भागता हुआ आता है और ठंडा पानी पार्वती के मुंह में डालते हुए बोलता है, पार्वती, पार्वती, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये सब मेरी गलती है। उठो पार्वती उठो, देखो बच्चे भी साथ आए हैं। माँ देखो बाबा वापस आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पानी डालने वाला कोई और नहीं, पार्वती का पति था, जो अभी अभी घर आया और पार्वती को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचा। पार्वती की यह हालत देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो पार्वती को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया और उसे कुछ देर वहां ग्लूकोज चढ़ा तो वो थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। फिर जब उसने आंखें खोली और पति को सामने पाया तो, मुझे माफ कर देना पार्वती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगा कि मैं सारा पैसा इकट्ठा करके आऊंगा तो हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है पार्वती।
मुझे लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे, और ये गर्मी है, ये गर्मी सारी मेरी और मेरे बच्चों की जान भी ले लेगी। थोड़ी देर बाद पार्वती का पति उसे घर ले आता है। सीमा को भी बड़ी शर्म आती है। वो बहुत बातें बनाती है, लेकिन अपनी आंखों देखे को पार्वती का पति झुठला नहीं पाता। एक दो दिन में ही वो अपने बड़े भाई से बंटवारा कर लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ खुशी खुशी उन्हीं के साथ रहने लगता है। पार्वती भी भगवान को धन्यवाद देती है कि उसने उसे गर्मी की मार से बचा लिया।